फील्ड एक्सटेंशन पे हमें नेक्स्ट बात करनी है। फील्ड एक्सटेंशन क्या है? फील्ड एक्सटेंशन की चलो पहले सबसे पहले तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं क्या कह रहा है। के कोई कह रहा है कि एक फील्ड है, उसको हम फील्ड एक्सटेंशन बोलेंगे ऑफ अ फील्ड एफ इफ एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के। देखो अभी तक आप लोग क्या करते आए हो, आप लोगों के पास फील्ड होता था, है ना, आपके पास एफ कोई फील्ड गिवन था। एफ अगर फील्ड है तो आपने एफ के लिए सब फील्ड ढूंढे, है ना, आपने एफ के लिए सब फील्ड ढूंढे। जैसे जी मान लो कंटेन करता है एफ में, और जी के पास भी फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज थी, तो आपने ये बोला था जी एफ का सब फील्ड है, सब फील्ड ढूंढा है आपने। अब उल्टा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एफ जो है वो फील्ड है, एफ के लिए एक सुपर फील्ड ढूंढो। क्या कह रहा है? एक सुपर फील्ड ढूंढो कि वो एफ उस के अंदर कंटेन करता हो, और जैसे एफ फील्ड है के भी क्या हो, फील्ड हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एफ फील्ड है तो एफ फील्ड के लिए मुझे एक एक्सटेंशन ढूंढनी है। एक्सटेंशन क्या होता है? जो उसकी चीज़ को बढ़ा दे। ठीक है, मतलब एफ जो है, एफ से बड़ा मुझे एक के चाहिए जिस के लिए एफ सब फील्ड बन जाए, या फिर वो के एफ के लिए सुपर फील्ड बन जाए। ठीक है, अब की बार ये बड़ा है और यही हमें ढूंढना है। इससे पहले हमने जो काम किया था, हमने एफ गिवन था तो एफ के अंदर से कुछ और एलिमेंट और सेट निकालने हमने, जिनको सब फील्ड बनाने की कोशिश की, सब फील्ड ढूंढने की कोशिश की। अब उल्टा है, अब मुझे फील्ड गिवन है, मुझे फील्ड के लिए एक सुपर फील्ड ढूंढना है के, उस के को मैं इस एफ की क्या बोलूंगी, एक्सटेंशन बोलूंगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में गिवन है। एफ इज आइस, या फिर क्या कह रहा है कि या तो वो के उसका सब जो है, एफ जो है के का सब फील्ड बन जाए, या फिर एफ जो है आइसोमॉर्फिक हो टू अ सब फील्ड ऑफ के। वो ये कह रहा है, दो कंडीशन दे दी इसने एक्सटेंशन के लिए। उसने कहा या तो एफ खुद के का सब फील्ड बन जाए, ठीक है, एफ जो है सब फील्ड होगा। ठीक है, या तो ये सब फील्ड बन जाए, या फिर क्या हो कि के का कोई और सब फील्ड हो। जैसे जी मान लो के का कोई सब फील्ड है। ठीक है, के फील्ड था, ठीक है, के फील्ड था, के पास जी एक सब फील्ड है। अब ये एफ जो है इस जी तक अगर आइसोमॉर्फिक भी हो गया तो भी मैं ये कहूंगी कि इस एफ के लिए जो ये के है वो किसका काम करेगा, फील्ड एक्सटेंशन का काम करेगा। तो मोस्टली हम ये आइसोमॉर्फिक तक जाते ही नहीं है, सब फील्ड तक ही रह जाते हैं। ठीक है, जहाँ तक हम काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जैसे इसको हम लिखेंगे कैसे, जो बड़ा है उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा है उसको पीछे लिखेंगे। जैसे अब के बड़ा है, के जो है वो एक्सटेंशन है, एफ जो है वो फील्ड है, के अंडर एफ, के ओवर एफ लिखोगे आप। ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन क्या है, फील्ड एक्सटेंशन के है ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक एक्सटेंशन है किसकी, रियल की, क्योंकि रियल देखो आपको पता है रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेन करता है। जैसे इंटीजर तो खैर वो नहीं बनता, फील्ड नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका रैशनल का सेट है, रैशनल का सेट फील्ड बनाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर एक एक्सटेंशन हो गई रैशनल की। ठीक है, तो और ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है वो एक्सटेंशन है इसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। ये क्लियर आपको अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये कह रहा है कि आर जो है रियल लाइन पे, रियल नंबर्स पे, रियल नंबर्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। इसने फील्ड बना दिया। अब जो सी है वो भी क्या है, वो भी फील्ड बनाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो भी फील्ड बनाता है, लेकिन क्योंकि आर जो है वो सी के अंदर कंटेन करता है तो आर के लिए सी जो है फील्ड एक्सटेंशन का काम करेगा। सी एक्सटेंशन है, आर जो है सी के लिए सब फील्ड हो जाएगा, यानी सी ओवर आर हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही सी ओवर रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसे ही आर ओवर रैशनल नंबर भी हम लिख सकते हैं। ये एक्सटेंशन का काम करेगा। ठीक है, यानी जो एलिमेंट फील्ड के हैं वो उसकी एक्सटेंशन में भी होंगे। या फिर
या फिर क्या होगा, या फिर एक ऐसा सब फील्ड होगा एक्सटेंशन के पास कि ये फील्ड उस वहां तक आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक वाली डेफिनेशन हम लेते भी नहीं है, बहुत जगह तो देते भी नहीं है लोग इसको, सिर्फ यही कह देते हैं कि वो उसका सब फील्ड है। देखो ये एक और बुक में डेफिनेशन गिवन है, क्या कह रहा है, एफ एक फील्ड है, ठीक है, के जो है उसको एक्सटेंशन बोलेंगे एफ की, इफ एफ इज सब फील्ड ऑफ के, अगर वो उसके लिए क्या हो, सब फील्ड हो, ठीक है, के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर। फील्ड एक्सटेंशन की बात ही इसी डेफिनेशन को दोबारा से बता रहा है, जो मैंने बताया था आइसोमॉर्फिक वाली, उसी को दोबारा बोल रहा है। एक फील्ड एक्सटेंशन है फील्ड एफ की, इज एन ऑर्डर्ड पेयर के, एंड ये फाई एक आइसोमॉर्फिज्म बनेगी, ठीक है, वेयर के इज अ फील्ड एंड फाई इज मोनोमॉर्फिज्म ऑफ एफ इनटू के, ठीक है, एंड सपोज के इज अ फील्ड एंड एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के, देन जो है इंजेक्शन मैपिंग होगी वहां पे आई एफ से के तक, डिफाइंड बाय आई एक्स आइडेंटिटी, आप एक तरह से कह सकते हो इसको कि आइडेंटिटी मैपिंग है। x belongs to capital F is a monomorphism, hence ki is a field extension of f, ठीक है। तो आप बस इसको इतना सा ही समझो, ये जो चीज़ है कि या तो आपका क्या होगा, या तो आपका जैसे रियल नंबर का सेट है वो कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है, वो अपने आप में ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है, तो सी जो है आर के लिए क्या बन जाएगी, फील्ड एक्सटेंशन बन जाएगी। या फिर क्या कह रहा है कि कोई सब फील्ड होगा उसके पास और उस एफ से उस सब फील्ड तक आइसोमॉर्फिज्म आपकी बनती होगी, वो आइसोमॉर्फिक वहां तक होगा, ठीक है। बाकी आप किसी और डेफिनेशन में ज़्यादा मत उलझो। अच्छा, तो अब एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे वो ये कह रहा है कि हर फील्ड अपने ही आपकी एक्सटेंशन होती है। जैसे एफ अगर फील्ड है, ठीक है, तो एफ अपने आप की ही एक्सटेंशन है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप का ही सब फील्ड है, ठीक है। तो एफ से एफ तक जाओगे, लेकिन उसकी ये जो चीज़ शो करती है, ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, एक बार बता देती हूँ मैं। जैसे कि एक एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, तो इसकी ना एक ऑर्डर होता है, इसका एक ऑर्डर होता है, फील्ड एक्सटेंशन का ऑर्डर होता है, और वो कैसे निकालते हो उसको, आप ऐसे डिनोट करते हो के ओवर एफ, और ये आता है आपका कि जो आपके पास डायमेंशन होती है ना के की, डायमेंशन होती है के की ओवर द वेक्टर स्पेस एफ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, एफ आपके पास फील्ड है, के भी आपके पास फील्ड है। अब आप एफ को अगर एक वेक्टर स्पेस की तरह बात करोगे, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि के एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, के को वेक्टर स्पेस की तरह काम समझोगे, ये वेक्टर स्पेस की तरह काम करेगा और ये फील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आप ये कहो कि के इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो आप क्या करोगे, आप के की डायमेंशन निकालना जानते हो ना, और वो डायमेंशन कैसे होती है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, बेसिस के अंदर, वही इसकी डायमेंशन होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है। आपको ये वेक्टर स्पेस में ये सारी चीजें कराई गई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो उस टाइम नहीं कराई थी, क्योंकि उस टाइम तक हमने वेक्टर स्पेस नहीं किया था, लेकिन अब आप कर चुके हो, हालांकि अभी आप रिवाइज कर रहे हो, तो ये चीज आपको यहाँ से, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई कहे कि आपके पास के एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड एफ, तो आपको ये बताना है कि के की डायमेंशन क्या होगी या के का ऑर्डर क्या होगा। तो वो एक तरह से कैसे काउंट करोगे, आप डिनोट तो उसको ऐसे करोगे, ठीक है, ये आप डिनोट करोगे, और वो आएगा किसके ऊपर, कितने होगा, वो उतना ही होगा जितना डायमेंशन ऑफ के ओवर द फील्ड एफ होगी, ठीक है। फील्ड एफ मतलब जैसे क्यू एक फील्ड है, क्यू क्या है आपका, फील्ड है, ठीक है, क्यू इज अ फील्ड, ठीक है, आपने ये बात कर ली। अब हमने बात की क्यू टू की, क्यू टू, ठीक है,
अब Q2 क्या आया, Q2 के पास एक ऐसे एलिमेंट है जो A प्लस √2B इस टाइप के हैं, ठीक है, जहाँ पे A और B दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये आपको क्लियर हो गया, ये हम पहले भी बात कर चुके, एग्जाम्पल से ही आपको समझ आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि Q के जितने भी मेंबर हैं वो इसके अंदर भी हैं, जैसे Q के अंदर 2 बिलोंग करता है, 2 Q के अंदर बिलोंग करता है, तो क्या 2 जो है वो Q √2 के अंदर बिलोंग करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? अगर मैं कह दूँ 2 प्लस 0 √2 है ना, लिख सकती हूँ ना ऐसे, 2 को मैं 2 प्लस 0 √2 लिख सकती हूँ, जहाँ पे A जो है वो 2 आ गया, B जो है वो 0 आ गया, और ये दोनों ही रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये इसमें चला गया। तो इससे हमने ये देख लिया कि रैशनल नंबर का हर एलिमेंट इस सेट के अंदर जाएगा, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं, ये भी एक फील्ड बनाएगा, ये भी एक फील्ड बनाएगा, तो ये इसके लिए एक्सटेंशन बन जाएगी। अब हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने ये कहा कि ये एक्सटेंशन है और ये सब फील्ड है, ठीक है, ये सब फील्ड है, ये एक्सटेंशन है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा इसका ऑर्डर क्या है, तो मैं ऑर्डर को ऐसे डिनोट करती हूँ, ठीक है, ऐसे डिनोट करूँगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसको कैसे निकालूं, इसको हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम बेसिस को निकालते हैं भाई। अगर मैं इसको वेक्टर स्पेस की तरह मान लूं और इसको मैं कहूं कि ये मेरा फील्ड है, ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड Q, तो इसका बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर एक तो 1 चाहिए, सभी रैशनल नंबर्स को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। दूसरा मुझे कौन चाहिए बेसिस में, मुझे √2 चाहिए, ये 2 एलिमेंट चाहिए। बेसिस का मतलब क्या होता है, 2 बेसिक एलिमेंट निकालना। बेसिस का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिक एलिमेंट निकालना जिनका मल्टीप्लाई करके, जोड़ करके, जो भी है घटा के हम बाकी सभी एलिमेंट्स को बना पाएं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ बेसिस, ठीक है। ये आप निकालते हो, तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट होंगे जो इसकी बेसिस में जाएंगे, तो इसका मतलब इसकी बेसिस कितनी हुई, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, फील्ड एक्सटेंशन का ऑर्डर कितना हुआ, 2, ठीक है। तो अगर आपको कहे कोई कि Q √2 √3, ठीक है, ये आपके पास फील्ड एक्सटेंशन है, किसकी है, Q की, ठीक है, ये Q की फील्ड एक्सटेंशन है। अब आपको कहे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, √2 √3, और इसको ऐसे ही लिखोगे। अब आपको बस इसका बेसिस के अंदर ढूंढना है कि कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसकी बेसिस के अंदर 1 होगा, √2 होगा, √3 होगा, और √2 इंटू √3 यानी जिसको आप 6 भी बोल सकते हो, ये 4 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो और इसके एलिमेंट अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। इसके जो एलिमेंट होंगे Q √2 √3 के किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट होंगे कैसे, A प्लस B √2, ठीक है, प्लस C √3 प्लस D √2 इंटू √3, इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो इस वाले फील्ड के अंदर होंगे, और ये एक्सटेंशन है किसकी, ये एक्सटेंशन Q की भी है, ठीक है, ये Q √2 के लिए भी ये एक्सटेंशन का काम करेगी। एक्सटेंशन बोलेंगे इसको, उल्टा लिख दिया ये मैंने, इस तरह से लिख लो, हाँ अब ठीक है, ठीक है, ये Q भी इसके अंदर होगा, और ये Q √2 अगर मैं ले लूँ तो उसके लिए भी ये एक्सटेंशन बनेगी, उसके लिए भी एक्सटेंशन बनेगी। Q √3 वाला अकेला ले लूँ, उसके लिए भी एक्सटेंशन बनेगी, मतलब ये इन सभी के लिए एक्सटेंशन का काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिस के एलिमेंट भी यहाँ पे निकाल के और ऑर्डर उसका तय कर सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। तो ये फील्ड एक्सटेंशन है। फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है, कैसे वो काम करती है, ये आप देख चुके हो, ठीक है। अब इस पे कुछ और देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर C में फील्ड ले लूँ और C को ही उसकी एक्सटेंशन मानूं, तो उसकी डायमेंशन में एक एलिमेंट चाहिए मुझे, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, मेरा डिग्री बोलेंगे, बल्कि उसको डिग्री ऑफ एन फील्ड बोलेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, डिग्री ऑफ एन फील्ड एक्सटेंशन क्या होगी, वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन फील्ड होगा, वही जो आएगा आपका डिग्री आएगा। ऑर्डर बोल रही थी मैं, काफ़ी देर से ऑर्डर बोले जा रही थी, तो गलती से मैंने बोल दिया, तो वो डिग्री आएगा, ठीक है, उसको डिग्री बोलेंगे, ठीक है।
और आगे क्या कह रहा है, आर का आर तक जाना हुआ तो भी एक ही एलिमेंट होगा उसके बेसिस में, अगर सी से आर जाना होगा तो दो एलिमेंट होंगे। अगर मैं ले रही हूँ 1 मिनट कर ले मैं, अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लिया और रियल नंबर्स के लिए वो जो एक्सटेंशन का काम करेगी, मुझे इसकी डिग्री ढूंढनी है। मुझे क्या ढूंढना है, इसका डिग्री ढूंढनी है। तो डिग्री ढूंढने का मतलब क्या है कि मैं डायमेंशन में देख लूँ कि ओवर आर सी की डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक तो 1 की ज़रूरत पड़ेगी, एक मुझे आयोटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन 2 एलिमेंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसकी डायमेंशन में कितने एलिमेंट गए, 2 एलिमेंट गए। लेकिन अगर मैं रियल नंबर पे ही काम कर रही हूँ, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर ही काम कर रही हूँ, तो मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए जिसमें 1 की ज़रूरत पड़ेगी, वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बेसिस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ, इसको यहाँ नहीं लिखोगे, इसमें काउंटिंग करके फिर आप यहाँ 1 लिखोगे। ठीक है, अगर मैं सी से सी ही जा रही हूँ, सी से सी ही जाना है मुझे, तो फिर मुझे सिर्फ आयोटा की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत है, आयोटा की ज़रूरत है। तो 1 जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं फिर से वही कर दिया, मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया। इसको यहाँ नहीं लिखना, बेसिस को यहाँ सिर्फ मन में सोचना है, फिर कितने एलिमेंट गए हैं उस वो काउंटिंग यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही वो ये कह रहा है कि अगर मुझे रैशनल नंबर्स तक जाना है तो अगर रैशनल नंबर के लिए मुझे आर को जो है एक्सटेंशन बनाना है, तो वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर आप ढूंढोगे, हर प्राइम नंबर बेसिस के अंदर जाएगा। तो इन जो बेसिस जो होगी उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सी ओवर क्यू करोगे, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्यू ओवर क्यू करोगे तो मतलब अगर आप खुद की एलिमेंट खुद का ही एक्सटेंशन खुद ही को लेते हो, तो वो कह रहा है वहां पे हमें सिर्फ 1 की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बाकी तो रैशनल नंबर उसी के अंदर है ना, तो उसी के अंदर से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे ये फील्ड एक्सटेंशन पे और कुछ रिजल्ट है, डेफिनेशन है। क्या कह रहा है कि द एक्सटेंशन के ओवर द फील्ड एफ इज सेड टू बी अ फाइनाइट। अगर उसकी डिग्री फाइनाइट हुई तो हम उसको फाइनाइट एक्सटेंशन बोलेंगे। अगर के को इनफाइनाइट बोलेंगे अगर उसकी डिग्री इनफाइनाइट हुई तो। ठीक है, जैसे आर इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्योंकि उसकी डिग्री इनफाइनाइट है। अलजेब्राइक एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होता है कि के एक एक्सटेंशन है, एफ जो है वो फील्ड एक्सटेंशन है, एन एलिमेंट ए जो एफ के से बिलोंग करता है उसको हम बोलेंगे अलजेब्राइक ओवर एफ। इफ अलजेब्राइक ओवर एफ बोलेंगे इफ ए जो है वो सेटिस्फाई करे सम पोलिनोमियल ओवर एफ, सम पोलिनोमियल ओवर एफ। इसको आप ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझ लो कि जैसे अभी अभी हमने बात की √2 क्यू रैशनल नंबर्स के लिए ये एक सब फील्ड का काम, ये सब फील्ड है और ये फील्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू √2 क्यू। ठीक है, ये एक फील्ड एक्सटेंशन बन रही है आपकी। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि √2 क्या इसका अलजेब्रा, मैं चेक करना चाहूँ √2 इसका अलजेब्राइक नंबर है या नहीं है, ये मुझे देखना है। ठीक है, अलजेब्राइक एलिमेंट है या नहीं है। अगर ये इसका अलजेब्राइक एलिमेंट है तो x इज इक्वल टू √2 ले लो। जैसे भी जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² - 2। अब ये एक पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल देखो यही है ना। हाँ, algebraic extension if every element of k is algebraic, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे है। हाँ, क्या कह रहा है कि एक फील्ड एक्सटेंशन है, एक एलिमेंट ए है जो के से आया है, उसको algebraic ओवर एफ बोलेंगे अगर ये ए सेटिस्फाई करे किसी पोलिनोमियल को ओवर एफ। तो अभी हमने देखो, अभी हमने √2 ले लिया, √2 मेरा बिलोंग करता था क्यू ओवर √2, ये इसका एक एलिमेंट था। अब x को जो मैंने √2 लिया, दोनों तरफ स्क्वायर की, तो मेरे पास ये पोलिनोमियल की फॉर्म में आ गई। क्या ये पोलिनोमियल मेरी ओवर
ओवर रैशनल, क्या ये मेरी पोलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसमें इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो -2 है, और ये दोनों ही क्यू में बिलोंग करते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल है, किसके अंडर है? x² - 2 जो है वो बिलोंग करती है क्यू एक्स के अंदर। तो इसका मतलब √2 जो है मेरा इस एक्सटेंशन के लिए अलजेब्राइक एलिमेंट हो गया। इस एक्सटेंशन के लिए कैसा एलिमेंट हो गया? अलजेब्राइक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? अलजेब्राइक एक्सटेंशन, एन एक्सटेंशन के ओवर एफ, उसको हम अलजेब्राइक एक्सटेंशन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ के का हर एलिमेंट अलजेब्राइक ओवर एफ हो जाए। मतलब के में जितने भी एक एक करके जितने भी एलिमेंट जा रहे हैं, अगर उन सभी को लेके मैं पोलिनोमियल बनाऊं और वो पोलिनोमियल ओवर एफ हो और वो बन जाए, अगर वो पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल के अंदर एफ वाले एलिमेंट मतलब जाते हो, तो मैं क्या बोलूँगी कि वो मेरी जो एक्सटेंशन है वो कैसी है? अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। तो इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन कह रहा है कि कौन सी होती है? अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया मुझे के अंदर, अगर सभी ऐसे मिल गए कि सभी की जो है पोलिनोमियल बन रही है और वो एफ के अंदर ही बन रही है, तो वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगी। लेकिन अगर मान लो एक एलिमेंट भी ऐसा हो गया, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन के विच इज नॉट अलजेब्राइक ओवर एफ, जो एफ के अंदर जो है अलजेब्राइक ना हो। अलजेब्राइक होने का मतलब क्या है? कि वो जो एलिमेंट ए मैंने एक्सटेंशन के से लिया है उसको सेटिस्फाई करने वाली, वो ए जिस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, अगर वो एक पोलिनोमियल हो, वहाँ कोई पोलिनोमियल पड़ी हो एफ के अंदर, तो वो अलजेब्राइक होगा। अगर एक भी एलिमेंट अलजेब्राइक नहीं हुआ तो नॉन अलजेब्राइक एक्सटेंशन बन जाएगी। मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट क्या होती है? कि एक एक्सटेंशन है अंडर द फील्ड एफ। ठीक है, ए एक एलिमेंट है के का, वो अलजेब्राइक एलिमेंट है, पोलिनोमियल एम एक्स है, एम एक्स ले लो, पी एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, एफ एक्स के अंदर है, उसको हम मिनिमल पोलिनोमियल बोलेंगे ओवर एफ, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, अगर वो पोलिनोमियल जो है इररिड्यूसिबल हो। ठीक है, वो कैसी पोलिनोमियल हो? आपकी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो। ये देखो, ये 3 कंडीशन दे रखी है। पहली तो ये कि वो मोनिक हो, दूसरी वो कि वो इररिड्यूसिबल हो ओवर द एफ, और तीसरी ये है ही कि वो ए उसको सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो पोलिनोमियल है मेरी कैसी है? वो मेरी मिनिमल पोलिनोमियल है। अब इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पे √2 मेरा क्यू √2 के अंदर है। ठीक है, अब मैंने इसी से रिलेटेड एक पोलिनोमियल बना ली ये। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल जो है ओवर रैशनल ही ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग करती है। ठीक है, और √2 जो है अगर मैं यहाँ रख दूँ तो वो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। मतलब अगर मेरी पोलिनोमियल पी एक्स x² - 2 है तो P ऑफ √2 जो है वो 0 आना चाहिए, यानी P ऑफ A जो है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब A उसका एक रूट होना चाहिए, और वो पोलिनोमियल इसी फील्ड जिसके लिए वो एक्सटेंशन है उसी के अंदर जो बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब मुझे मिनिमल बताना है कि क्या ये मिनिमल है या नहीं है। मिनिमल बताना है ये मिनिमल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये ढूंढना है कि x² - 2, इसके फैक्टर कर लिए मैंने, इसके मैंने फैक्टर किए तो x √2 आया, दूसरा x + √2 आया। ठीक है, तो ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन क्या ये मेरी जो है रैशनल नंबर में बिलोंग करेगी? रैशनल नंबर क्यों में अंदर जाएंगी? क्या ये फैक्टर x - √2 फैक्टर तो बन गए? ठीक है, क्या ये इसके अंदर है? और ये वाला भी क्या इसके अंदर है? मतलब जो फैक्टर करने के बाद नई पोलिनोमियल आ रही है क्या वो इसके अंदर है? तो क्योंकि ये रैशनल नंबर पे ही काम कर रहा है तो √2 वहाँ नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं बिलोंग करती, ये भी इसके अंदर नहीं बिलोंग करती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं रैशनल नंबर की ही बात करूँ तो ओवर द रैशनल नंबर का जो फील्ड होगा उसके अंदर अगर मैं इस पोलिनोमियल के आगे फैक्टर बनाना चाहती हूँ तो वो फैक्टर नहीं बन रहे। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे इररिड्यूसिबल है।
मोनिक भी है क्योंकि इसका जो है कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। √2 भी इसको सेटिस्फाई करता है, तीनों चीजें होंगी तो ये मिनिमल पोलिनोमियल हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x की 4 और ले लेती यहाँ पे -4 ले लेती, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि ये इसके फैक्टर बन जाएंगे x² -2 और x² +2, ठीक है। अब आपको पता है ये रैशनल नंबर मतलब उसमें जाती है, ठीक है। अब अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं x² -2, वो भी मेरी किस में जा रही है, रैशनल नंबर में जा रही है। x² माइनस यहाँ पे भी मैं ले लूँ, ठीक है, +2 ये भी मेरी रैशनल नंबर में जा रही है। मोनिक भी है ये, देखो इस वाली के अंदर इसका कोफिशिएंट जो है 1 भी है, मोनिक भी है। अगर मैं x को √2 पुट करती हूँ तो वो 0 भी बनाएगा, उसको सेटिस्फाई भी करेगा। लेकिन इसके ना जो फैक्टर बन रहे हैं ना, वो फैक्टर बनने के बाद मेरे उसके अंदर बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर की जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर रैशनल नंबर आएगा उसके अंदर ये बिलोंग करते हैं, तो ये रिड्यूसिबल हो गए। इरिड्यूसिबल ना होके कैसे हो गए, रिड्यूस हो गए। अगर रिड्यूस हो जाए तो फिर वो मिनिमल नहीं होती, ठीक है। मिनिमल तब होगी जब वो कैसे हो, रिड्यूस ना हो, इरिड्यूसिबल हो, ठीक है। तब वो पोलिनोमियल कैसी कहलाएगी, वो ओवर द फील्ड एक्सटेंशन कैसी कहलाएगी, मिनिमल पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ना मैंने आपको जो नोट्स दिए थे ना उसमें ये है सारी चीज़ें। ये इसने बता भी रखा है कि अगर ओवर द रैशनल लूँ या ओवर द रियल लूँ या ओवर द कॉम्प्लेक्स लूँ, अगर 1/2 की बात कर रही हूँ तो मिनिमल पोलिनोमियल x - 1/2 बनेगी। √2 की ले रही हूँ तो ओवर द रैशनल तो ये x² -2 बन जाएगी, लेकिन ओवर द रिंग क्या बने, ओवर द रियल नंबर क्या बन जाएगी ये, तो रियल नंबर में तो √2 भी बिलोंग करता है, तो मिनिमल क्या बनेगी, ये बनेगी। लेकिन रैशनल के लिए मिनिमल क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये बनेगी। अगर मैं आयोटा की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर लोगे, दोनों तरफ लोगे, वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो रैशनल नंबर के लिए ये रहेगा। रियल नंबर में भी आयोटा नहीं होता तो हम यहाँ तक काम करेंगे, लेकिन सी के अंदर आयोटा होता है तो ये मिनिमल पोलिनोमियल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही अमेगा को आपको पता ही है ये क्यूब रूट होता है, तो आप x का अमेगा लोगे, फिर दो स्क्वायर क्यूब करोगे दोनों साइड, ठीक है, फिर स्क्वायर करोगे, उनको जोड़ोगे तो वो जो आएगा वो यहाँ तक काम करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अमेगा स्क्वायर प्लस अमेगा प्लस 1 = 0 होता है, ये पता है ना आपको। तो x को जब आप अमेगा रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ तक पोलिनोमियल रहेगी, ठीक है। और ये मिनिमल पोलिनोमियल भी है, ये रिड्यूस भी नहीं होगी, क्योंकि इससे कम पे हम काम करेंगे तो वो रैशनल नंबर तक नहीं जाएगी, ठीक है, रियल नंबर तक भी नहीं जाएगी। तो ये रियल में भी यही रहेगा, रैशनल में भी यही मिनिमल पोलिनोमियल रहेगी। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूँ तो अमेगा तक जाएगी, x - अमेगा तक ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करेगी, आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मिनिमल पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन थे आपको। तो ये फील्ड एक्सटेंशन की आज हम शुरुआत कर चुके हैं कि फील्ड एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। और आगे स्प्लिटिंग फील्ड भी अगर आप देखना चाहते हो तो स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन मैं अभी करा देती हूँ, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि f(x) जो है एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, और वो n जो है या तो 1 है या 1 से बड़ी है ओवर द फील्ड f, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, किसकी डिग्री है, ये पोलिनोमियल की डिग्री है। एक होता है फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री, फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री होती है जिसको मैं बार बार ऑर्डर बोल रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फील्ड एक्सटेंशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है आपकी, जो उस फील्ड एक्सटेंशन को मैं अगर आपका वेक्टर स्पेस मान लूँ और जो फील्ड गिवन था उसको मैं फील्ड मान लूँ, तो उसकी डायमेंशन जो निकालूंगी उसकी डायमेंशन में जितने एलिमेंट पड़ेंगे वही उसकी डिग्री होगी। लेकिन अभी ये जो डिग्री है ये पोलिनोमियल की डिग्री है। आगे क्या कह रहा है, एक फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है k ऑफ f, उसको हम स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे ऑफ f(x) इफ इस पोलिनोमियल के लिए, इस देखो फील्ड एक्सटेंशन तो आपको पता चल गई, फील्ड को जो कंटेन करती हो वो फील्ड एक्सटेंशन। पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए जो f के लिए तो k फील्ड एक्सटेंशन है, k जो है f के लिए क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। लेकिन f(x) के लिए यही k स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अगर f(x) के फैक्टर हो जाए, n फैक्टर हो जाए, लीनियर फैक्टर हो जाए इस एक्सटेंशन k में, अगर f(x) के लीनियर फैक्टर हो जाए किसमें, k में, ठीक है।
एफ एक्स कैन नॉट बी factored into n linear factor over any subfield of k containing f। मतलब के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए जिसके अंदर सारे जो है फैक्टर जाते हो और वो के लिए सबफील्ड हो। मतलब के से छोटा कोई और, के से छोटा कोई और नहीं होना चाहिए, के ही सबसे छोटा होना चाहिए जो एफ को कंटेन करता हो और इन सभी एन लीनियर फैक्टर्स को भी कंटेन करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब एफ के सभी फैक्टर भी के अंदर होने चाहिए और के ऐसा सबसे छोटा होना चाहिए जिसके अंदर एफ कंटेन करता है, यानी के शुड बी स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन। मतलब एफ के लिए जितनी भी एक्सटेंशन है, के एक्सटेंशन है, के2 भी एक्सटेंशन है, के3 भी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ऐसा जो है आपका के कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि एफ एक्स के लिए जो के है वो क्या है, स्प्लिटिंग फील्ड है। इन अदर वर्ड्स के इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। अगर एफ एक्स जो है एफ ऑफ रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर एफ में है विद डिग्री जो है इसमें है कि इफ के कंटेन्स द एन रूट्स हैं, जो भी इस पोलिनोमियल के जितने भी रूट्स हैं, अगर वो सारे रूट्स के अंदर हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरा फील्ड है के जो फील्ड एक्सटेंशन थी वो इस पोलिनोमियल के लिए क्या बन जाएगी, स्प्लिटिंग फील्ड का काम करेगी। ठीक है, तो जैसे अभी अगर हम फिर से वही एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे फील्ड एक्सटेंशन में, जैसे अब हमने बात की एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये रैशनल नंबर में पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसके जो दो रूट बनेंगे, इसके दो रूट कौन कौन से बनेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 2, प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, यानी इसका एक फैक्टर हुआ ये, दूसरा फैक्टर हुआ ये। ठीक है, अब इसकी ये दोनों रूट भी होने चाहिए उसके अंदर, और ये उसके लिए क्या बननी चाहिए, इस वाले फील्ड के लिए, क्यू फील्ड के लिए वो क्या होनी चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्यू अंडर रूट 2, क्यू अंडर रूट 2 भी एक्सटेंशन है क्यू के लिए ऐसे लिखो क्यू के लिए। और क्यू अंडर रूट 2 की बजाय मैं क्यू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ले लूँ, वो भी एक्सटेंशन है। और ये जो वाला फैक्टर है ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है। दोनों चीजें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब हमने ये दो रूट लिए हैं प्लस अंडर रूट 2, ये मेरे क्यू अंडर रूट 2 में भी हैं, इसके अंदर भी हैं, और यही मेरे दोनों रूट इसके अंदर भी हैं जिसके अंदर अंडर रूट 3 भी है। तो पोलिनोमियल के जितने रूट्स थे टोटल के टोटल वो इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेशन ने ये कहा कि जो सब में छोटा ऐसा फील्ड है ना वो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि इससे छोटा तो क्या अंडर रूट 2 है जो मेरा, जिसके अंदर मेरे एलिमेंट जा रहे हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, और ये ऐसे है, इस उसमें है। अब अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन मुझे वो सिलेक्ट करना है जो सबसे छोटा हो। तो इसका मतलब जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के लिए क्यू अंडर रूट 2 स्प्लिटिंग फील्ड बन गई। क्या बन गई, स्प्लिटिंग फील्ड बन गई। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई, समझ गए आप। तो अगर कोई कहे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बोल दे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बोल दे, तो इसके लिए मेरा जो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा। अब मुझे ये बताओ, ओवर अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ रैशनल नंबर पे ही, किस पे बात कर रही हूँ मैं, रैशनल नंबर पे ही बात कर रही हूँ। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे आराम से, है ना, ये इसके फैक्टर बन गए, इसके दो रूट होंगे, एक होगा 2, दूसरा होगा -2। अब ये तो खुद क्यू के अंदर भी है, दोनों ही क्यू के अंदर भी हैं, और क्यू खुद का भी ही स्प्लिटिंग मतलब खुद की एक्सटेंशन भी होता है ना। ये एक्स था, तो क्यू ओवर क्यू ही एक्सटेंशन है, और ये दोनों रूट इसके अंदर हैं। ठीक है, मुझे किसी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के लिए क्यू
ओवर क्यू ही मैं लूंगी, मतलब किसी और की मुझे इससे क्यू से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्यू खुद इसके लिए स्प्लिटिंग फील्ड का काम कर जाएगा। x-4 के लिए क्यू जो है वो खुद किसका काम कर जाएगा, स्प्लिटिंग फील्ड का काम कर जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके लिए स्प्लिटिंग फील्ड है। लेकिन x2 के लिए मुझे क्यू √2 की जरूरत पड़ी, मुझे बाहर वाले किसी एलिमेंट की जरूरत पड़ी, इसलिए मुझे एक्सटेंशन बाहर तक बढ़ानी पड़ी। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ वहीं तक बढ़ानी है जो सबसे छोटा हो। ठीक है, ऐसे तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुझे सबसे छोटी चाहिए थी, तो सबसे छोटी यही है। ठीक है, अगर कोई कहे x² - 3 तो इसके लिए सबसे छोटी क्या रहेगी, √3 रहेगी। जबकि इसकी एक्सटेंशन जो है हो तो ये भी सकती है √5 और √3 ये भी हो सकती है, लेकिन मुझे सबसे छोटी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल के लिए ये क्या आ जाएगा, मेरा स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग फील्ड होता है। और ये पिछली बार जो है आपका पेपर में भी आया हुआ था, मैं दिखा भी देती हूँ। देखो पेपर भी मेरा किस हालत में पड़ा है। देखो हम MSc वाला जब हमने अलजेब्रा किया था वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसको जो हम कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं वो किस पे चेक करते हैं, हम एडिशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, डिवीजन में देखते हैं, नन ऑफ दिस। तो मल्टीप्लिकेशन में उसको चेक किया जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब ये क्या कह रहा है कि x² - 2 जो है ओवर रैशनल क्यू ओवर √2 क्या कह रहा है, वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा या कम्यूटेटिव रिंग होगा या नन ऑफ दिस। तो स्प्लिटिंग फील्ड बनेगा ये इसके लिए, ये इस पोलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड का काम करेगा। अब आगे क्या कह रहा है कि L एक एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड के। ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन एन एलिमेंट अल्फा डैश है जो L के अंदर है, सच दैट L जो है वो क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, L जो है वो क्या है, K/F है, यानी इस तरह से आप मान सकते हो। बिल्कुल आप इस पे ये एग्जांपल सेट कर सकते हो कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के ओवर √2 ले लिया और √2 ही इसके अंदर बिलोंग करता है। अब उसने क्या कहा है, अल्फा डैश है, अल्फा डैश किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, अल्फा डैश L के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, L के अंदर बिलोंग कर रहा है। और L मेरा कैसा है, K/अल्फा डैश है। ठीक है, अब L की जगह यहाँ पे क्या है, Q/√2 है, और K की जगह मेरा क्या है, K की जगह मेरा Q है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको, नॉन जीरो एलिमेंट बोलेंगे, प्रिमिटिव एलिमेंट बोलेंगे, फाइनाइट एलिमेंट बोलेंगे, या नन ऑफ दिस बोलेंगे। भाई जो ये √2 है ना, जैसे ये √2 है, √2 को रैशनल नंबर के लिए मैं प्रिमिटिव एलिमेंट बोलूँगी। इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव एलिमेंट। यानी ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रिमिटिव एलिमेंट क्या होता है। जैसे अगर कहीं रैशनल ओवर द रैशनल नंबर्स, ये मैं अगर एक्सटेंशन ले लूँ तो √3 को क्या बोला जाएगा, प्रिमिटिव एलिमेंट बोला जाएगा। मतलब वो एक ऐसा एलिमेंट जिसने उसके साथ जुड़ के उसके लिए एक्सटेंशन का काम तैयार कर दिया उसने एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अल्फा डैश क्या कहलाएगा, आपका प्रिमिटिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और आगे भी क्या है आपके पास, नेक्स्ट भी है आपके पास, गैलोस थ्योरी वगैरह अभी हमने नहीं की, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें से एक आधा क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, जैसे ये कह रहा है यहाँ पे, इन अ फैमिलियर नोटेशन जो ग्रुप A5 होता है उसको आप इसमें से क्या बोलते हो, तो ये सिंपल ग्रुप ही बनता है। क्या बनता है, ये आपका सिंपल ग्रुप बनता है। मतलब पेपर जो था पिछला 2016 का मुश्किल नहीं था, बहुत आसान पेपर था। तो ये आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।